हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये जो वीडियो है वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही वे बच्चे जो बिहार बोर्ड से 10वीं कक्षा में हैं और जिन्हें ये लेसन जो है फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद समझने में दिक्कत आ रही है, वे इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की क्रांति कैसे होती है 1830 में और फिर उसके बाद में 1848 में। ठीक। और फिर फाइनली जो है फ्रांस जो है एक गणतंत्र देश बन जाता है। ठीक है। और वहाँ का जो सम्राट होता है लुई नेपोलियन बन जाता है फ्रांस का सम्राट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है इटली का एकीकरण देखने वाले हैं। इटली के एकीकरण को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और इसमें जो है SCERT यानी कि ये तो खुद ही बिहार बोर्ड का बुक है, साथ में हम लोग इसमें NCERT को भी कवर करते चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है। जिससे BPSC 4.0 के बच्चे जो हैं उन्हें NCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। कौन? इटली जो था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, यानी कि उसके वो सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट था। अच्छा, NCERT में दिया है प्रथमांश। ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे कि NCERT में प्रथमांश दिया है। तो ये अच्छा, ये BPSC 4.3 के क्वेश्चंस आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 पूछे गए हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रथमांश में या फिर 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में या लास्ट में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिएगा कि इटली कब एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, तो 19वीं शताब्दी के प्रथमांश में, यानी कि फर्स्ट के पार्ट में जो है वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है। जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। कहाँ पे? इटली में। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी और इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याएं के अलावा अन्य समस्याएं भी थी। तो इटली के एकीकरण में क्या क्या समस्याएं थी? एक तो भौगोलिक समस्या था इटली का, और क्या क्या थी? तो यहाँ पे अलगाव की भावना थी, बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे इनमें। अच्छा, ये जो है यहाँ पे मैंने जो जानकारियाँ लिखी हैं ये NCERT से लिखी है। चलिए इन्हें देख लेते हैं। इटली जो है उस समय कितने राज्यों में विभाजित था? तो 7 गणराज्यों में विभाजित था। पिडमॉन्ट और सार्डिनिया सेवाय कुल का शासन इतावली राजघराना, यानी कि पिडमॉन्ट और सार्डिनिया पे जो था वो सेवाय कुल का शासन था और ये इतावली राजघराना था। ठीक है। मध्य इटली, दक्षिण इटली और उत्तरी इटली, इन सभी पे जो है किसका किसका राज्य था। तो ऐसे एक रफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यदि इटली का मैप। तो ये जो है मध्य इटली पे पोप का था, पोप का। रोम पे जो था मेन, उस पे पोप का शासन था। ठीक है। और इसका समर्थक जो देश था वो था फ्रांस। दक्षिण इटली जो था इस पे जो है स्पेन के बुर्बो राजवंश का जो है शासन था। और उत्तरी इटली जो था इस पे ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश का जो है शासन था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो इटली है यहाँ पे ये काफ़ी 7 टुकड़ों में बटा हुआ है। अलग अलग जगह पे मध्य पे पोप का शासन है, उत्तरी पे जो है हैब्सबर्ग शासन है, हैब्सबर्ग का। दक्षिणी इटली पे जो है वो किसका शासन है? स्पेन के बुर्बो राजवंश का शासन है। तो ये काफ़ी टुकड़ों में बटे होने के कारण इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी इसके एकीकरण में। ठीक है। अब आगे दिक्कत क्या है? इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। किसका किसका हस्तक्षेप था? तो ऑस्ट्रिया का था और फ्रांस का था। अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभावी था, यानी कि जब एकीकरण करने के लिए इनका विरोध करना पड़ेगा और इनका विरोध जो था वो असंभावी था, यानी कि इनका विरोध करना काफ़ी डिफिकल्ट था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। अभी मैंने बताया है पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण जो है स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में है। तो जो मध्य इटली था वो पोप के नेतृत्व में जो था, मध्य इटली पोप के नेतृत्व में था और जो
पोप था वो चाह रहा था कि पूरे इटली का जो एकीकरण है वो मेरे नेतृत्व में हो और पूरा जो इटली है वो धार्मिक दृष्टिकोण से एकीकृत किया जाए। ठीक है, इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक जो विसंगतियां भी यहाँ पे मौजूद थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास जो है हो रहा था। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास होना स्टार्ट हो गया था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। फ्रांस में 1930 में 48 में काफ़ी राष्ट्रवादी घटनाएं घट रही थी, तो उन सभी का भी प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण का अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने भी थोड़े टाइम के लिए जो है इटली को पर अपना कब्जा स्थापित किया था। और देखिए नेपोलियन ने क्या क्या काम किया और कैसे इटली में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा पनपने लगी थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इटली विजय के पश्चात यानी कि नेपोलियन जब इटली पर विजय कर लेता है, नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। कौन कौन से गणराज्य थे? सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। यानी कि नेपोलियन ने जब इटली पर अपना विजय कर लिया तब उसने 3 गणराज्य बनाए। कौन कौन से? यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग लिस्ट LIST लिस्ट से हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। LI से लिगुलियन, S से सिस्पाइन और T से ट्रांसपेडेंट। ठीक है, तो ये 3 राज्य नेपोलियन ने बनाए। उसने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। ज़्यादातर नेपोलियन क्या करता था ना कि जहाँ पे वो कब्जा करता था उसके यातायात व्यवस्था को काफ़ी बेहतर बना देता था। ठीक है, तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया और तीनों जो क्षेत्र थे उसको एक शासन के अधीन ला दिया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। ऑब्वियस बात है, नेपोलियन का पतन के बाद वियना कांग्रेस 1815 में इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमॉन्ट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा जो है तय होने लगी। तो देखिए होता क्या है, जब 3 राज्य बना दिया नेपोलियन तो इसके बाद में तीनों को एक करके एक शासन के अधीन ला दिया गया। यातायात व्यवस्था काफ़ी बेहतर बना दिया। तो जब 1814 में नेपोलियन का अंत हो जाता है तो 1815 में वियना में कांग्रेस सम्मेलन बुलाई जाती है। ठीक है, वियना कांग्रेस सम्मेलन, और इसका जो नेतृत्व है ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख करता है। और ये क्यों लाया गया रहता है, क्यों बुलाया गया रहता है ये कांग्रेस का सम्मेलन? क्योंकि ना जितने भी देश थे इसमें ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और फिर आपका रूस, ये सभी चाहते थे कि नेपोलियन ने जितने भी काम किए हैं या फिर जितने देशों को हड़पा है इन सभी को समाप्त कर दिया जाएगा और पहले जैसी व्यवस्था ही इन सभी पर ला दी जाएगी। ठीक है, अब इटली में भी वही करना था कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लाना था। अब इसके इटली के जो 2 राज्य थे ना पिडमॉन्ट और सार्डिनिया, इसको क्या किया गया, एकीकृत कर दिया गया। और यहीं से इसे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिडमॉन्ट और सार्डिनिया को जब एक किया गया ना तभी से जो है इटली के एकीकरण की दिशा जो है तय होने लगती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मैंने बताया था कि इटली पे कौन कौन से विदेशी राज्यों का जो है प्रभुत्व था। तो एक तो ऑस्ट्रिया था और एक फ्रांस था। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पूरी जो कहानी है इटली के एकीकरण की ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और फ्रांस पे ही आखिर के समाप्त होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा ये NCERT से है। 1830 में मेजनी ने इटली के गणराज्य का विचार जो है वो दिया। मतलब 1830 में जब मेजनी आता है तो वो कहता है मेजनी कि क्यों ना फ्रांस के ही तर्ज पे हम लोग भी इटली को एक गणराज्य के रूप में बनाया जाए। ठीक है, इटली के एकीकरण का प्रवर्तक या हृदय और या आत्मा किसे कहते हैं? तो मेजनी को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिए, ये PPSC TRE में पूछा गया क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का हृदय किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं या प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो मेजनी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मेजनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन जो है होने लगे थे। तो इटली में थोड़े थोड़े बहुत जो संवैधानिक सुधार थे यानी कि कानूनी सुधार के लिए नागरिक आंदोलन जो है स्टार्ट हो चुके थे। ग्रीन पेन ले लेते हैं। ठीक है, एक गुप्त जो दल था
एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। तो राष्ट्रवादियों ने किस दल का गठन किया? तो कार्बोनरी दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा जो है राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। और ये कार्बोनरी जो दल था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? छापामार युद्ध को करना था, कि छापामार युद्ध करना और उसके द्वारा जो है राजतंत्र को समाप्त कर देना और गणराज्य की जो है स्थापना करना था। ठीक है। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। ये आप VVI लगा लीजिए, VVI स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि मेजनी किस दल से संबंधित था? तो वो मेजनी जो था वो कार्बोनरी दल से संबंधित था। ठीक है। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा। सही बात है। यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो जिस प्रकार से कहाँ पे फ्रांस में जो है बढ़ रहे थे राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी तरह मेजनी भी चाह रहा था कि इंग्लैंड में इटली में धीरे धीरे लोगों के मन में भी विचार आ रहा था कि हमें भी राष्ट्रवादी आंदोलन करने चाहिए और राजतंत्र को समाप्त करना चाहिए। तो इसका उपयोग करके मेजनी जो है पूरे इटली को एकीकृत करना चाह रहा था। ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का जो है किस पे, इटली पे वर्चस्व था, विदेशी प्रभुत्व था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर क्या करता है? मेटरनिख के द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया। और ये जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, चूँकि वियना कांग्रेस में इसने ही 1815 में जो है उसका नेतृत्व किया था, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो ये चाहता था कि जितने भी सुधार हुए हैं उन सभी को जो है समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख इन सभी जितने भी नागरिक आंदोलन हो रहे थे उसको दबा दिया और मेजनी को इटली से जो है पलायन करना पड़ गया और फाइनली जो है मेजनी को इटली से जाना पड़ा। ठीक। अब आइए देख लेते हैं मेजनी के बारे में। ठीक है। मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। तो मेजनी क्या क्या था? एक तो साहित्यकार था, लिखता था, सेनापति था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं उसको बेहतर समझ नहीं था। अतः उसमें आदर्शवादी जो गुण थे अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। तो वो जो है उतना बेहतर तरीके से समझ नहीं पाता था, जिसके कारण उसमें आदर्शवादी गुण ज़्यादा थे और व्यवहारिक गुण यानी कि प्रैक्टिकल जो भी है वो चीज़ें कम थी। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। जब 1830 में हम लोग ऊपर क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि मेटरनिख 1830 में जो है इटली में जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ रहे थे उनको दबा देता है और मेजनी जो है यहाँ से चला जाता है। देन फिर 1848 में मेजनी आता है। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः जो है ऑस्ट्रिया छोड़ देना पड़ा। जब अच्छा देखिए 1848 में 22 फरवरी 1848 को कियर्सन के नेतृत्व में पेरिस में एक भोज का आयोजन किया जाता है और 24 फरवरी 1848 को जो है मेटरनिख जो है वो इंग्लैंड छोड़ करके माफ़ कीजिएगा वो फ्रांस को छोड़ करके चला जाता है इंग्लैंड में। ठीक है। तो 1848 में मेटरनिख भी फ्रांस को छोड़ देता है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं था मेजनी के लिए। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हो जाता है और फिर जो है मेजनी आ जाता है। मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। तो मेजनी क्या चाहता था कि पूरे इटली का एकीकरण किया जाए, थोड़ा बहुत इटली नहीं पूरे इटली का ही एकीकरण कर दिया जाए। ठीक है। जबकि सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक था एल्बर्ट को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे इस पे भी बहुत सारे जो हैं पैराग्राफ्स दिए हैं। अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। इधर देखिए, इधर तो एक मेजनी अपने नेतृत्व में चाहता था, दूसरा चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था, तीसरा उधर पोप भी जो है इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। तो इधर तो पोप चाहता ही था कि मेरे ही नेतृत्व में धर्म राज्य बने इटली। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का जो है मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया था। ठीक है। तीनों चाह रहे थे कि मेरे नेतृत्व में हो
इटली का एकीकरण। कालांतर में ऑस्ट्रिया के द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की जो है पराजय हो जाती है। तो बाद में क्या होता है ना कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो क्या करता है कि इटली के कुछ भागों पर आक्रमण कर लेता है, और जिसकी वजह से चार्ल्स एल्बर्ट जो था, जो चाह रहा था कि मेरे नेतृत्व में है जो इटली का एकीकरण हो जाए, तो उसकी हार हो जाती है। ठीक है। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। अब ऑस्ट्रिया जो है हस्तक्षेप करके जितने भी जनवादी आंदोलन थे पूरा को कुचल देता है। इसके पहले भी ऑस्ट्रिया ही कुचल दिया था, फिर अब 1848 में ऑस्ट्रिया ही कुचल देता है, और मेजनी की जो है पुनः हार हुई और वो पलायन कर गया। फाइनली मेजनी जो है वो चला ही जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल जानकारी ऐड की है, उसे देख लेते हैं। मेजनी का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ है जेनेवा में, कब? 1807 में। ठीक है। और इटली के एकीकरण का इसको हृदय कहते हैं। इसने ड्यूटीज़ ऑफ मैन नामक किताब लिखी। इसने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप का जो है गठन किया। ठीक है। इसने दो संगठन बनाए थे। पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप बर्न में बनाया था। पहला बनाया था 1832 में और दूसरा बनाया था 1833 में। ठीक है। और इसने कहा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। जो राष्ट्र होता है ना, वो मनुष्य की प्राकृतिक इकाई होती है, और वो भी ईश्वर की मर्जी से। ठीक है। और इसे नए युग का मसीहा कहा जाता है, मेजनी को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूटीज़ ऑफ मैन किसकी बुक है? तो ड्यूटीज़ ऑफ मैन है आपका मेजनी की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग इटली किसका संगठन था? तो मेजनी का संगठन था। कहाँ का संगठन था, मतलब कहाँ पे बनाया था? तो मार्सेई में। कब? तो 1832 में। यंग यूरोप, ये भी मेजनी का ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं एकीकरण के सेकेंड फेज पे। मेजनी तो चला गया, तो फिर कैसे हुआ इटली का एकीकरण? 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास जो हैं वस्तुतः असफल ही रहे, सही बात है। परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जो है जागरूकता बढ़ रही थी। अब लोग जागरूक हो रहे थे कि हाँ, हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी राष्ट्रवादी आंदोलन करने चाहिए, और राष्ट्रीयता की भावना जो है तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अच्छा, हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो है सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो है कौन रहता है नेतृत्व करता, कौन रहता है उसका शासक? तो चार्ल्स एल्बर्ट। और ये कब ऑस्ट्रिया से जो है ऑस्ट्रिया आक्रमण कर देता है इस पे, और इसका जो है राष्ट्रवादी भावना जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका आता है विक्टर इमैनुअल। ये भी लगा लीजिएगा, क्योंकि इसने ही जो है अंत तक इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसका जो प्रधानमंत्री था वो था काउंट काबूर, और इसे कहते हैं इटली के एकीकरण का दिमाग, काउंट काबूर को। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो इटली का एकीकरण टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे काउंट काबूर ने जो है वो कैसे इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो काबूर जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। VVI काबूर जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो है किसे मानता था? तो वो ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए जो है फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देखिए, एक तो इटली पे किसका ये था, क्या बोलते हैं, विदेशी आधिपत्य था। एक तो ऑस्ट्रिया था और एक था फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था और फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। देखिए कैसे हाथ मिलाता और कैसे अपना दिमाग का यूज करके जो है काउंट काबूर इटली को आज़ाद कराने की कोशिश करता है। राजतंत्र
से गणतंत्र बनाने की कोशिश करता है, एकीकृत करने की कोशिश करता है, ठीक है, आज़ाद नहीं होगा, ठीक है ना। अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। फ्रांस कहता भी नहीं कि तुम मेरे तरफ से आओ और युद्ध लड़ो, लेकिन ये क्या करता है कि काउंट काबूर फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ने चला जाता है। इसमें से क्वेश्चन आपका पूछेगा कि क्रीमिया का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ है, तो क्रीमिया का युद्ध हुआ है आपका फ्रांस के बीच में और ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या करता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है काबूर को प्राप्त होता है। कैसे? युद्ध की समाप्ति के बाद में जो है पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया जाता है। किसको किसको बुलाया जाता है? एक तो ऑस्ट्रिया को बुलाया जाता है, फिर फ्रांस को बुलाया जाता है, और फिर पिडमाउंट यानी कि काबूर जो था उसका शासक उसको बुलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करता है। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। अब पूरे जब पेरिस का सम्मेलन हो रहा था, शांति सम्मेलन, तो वहाँ पे काबूर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी के रूप में जो है सामने आया। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हालांकि इटली पे ये भी आक्रमण किए हुए थे, अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, फ्रांस भी जमाया हुआ था, तो लेकिन काबूर जो है यानी कि पिडमाउंट से ये था, ठीक है ना, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो काबूर क्या करता है कि ऑस्ट्रिया के बारे में कहता है कि ये इटली पे जो है अपना आक्रमण किए हुए, अपना आधिपत्य जमाए हुए, ठीक है, हस्तक्षेप किया हुआ है, और जो कि गैर कानूनी है। इटली कहता है, मतलब इटली की तरफ से पिडमाउंट का जो शासक था काबूर कहता है, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया और पूरे यूरोप का जो ध्यान है वो इटली की तरफ चला जाता है। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। तो अब सारे यूरोप वासियों का जो ध्यान है वो इटली की तरफ चला जाता है और ऑस्ट्रिया की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इटली की समस्या को वो क्या करता है कि पूरे जो है यूरोप का समस्या बना देता है, ठीक है। काबूर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। देखिए पहले तो लड़ता है फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अब क्या करता है, काबूर एक प्लान बनाता है जिसके तहत जो है काबूर यानी कि इटली लड़ेगा फ्रांस से, और इटली लड़ेगा ऑस्ट्रिया से, और जो फ्रांस है वो उसमें तटस्थ रहेगा या फिर उसको जो है सैन्य सामग्री प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। अब काबूर नेपोलियन III यानी कि फ्रांस से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। तो फ्रांस से कहता है पिडमाउंट कि तुम हमें सैन्य समर्थन देना, इसके बदले में हम तुम्हें नीस और सेवाएं नामक 2 रियासत जो है दे देंगे, ठीक है। आगे फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासत जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो काउंट काबूर है वो एक और आश्वासन ले लेता है कि यदि उत्तर और मध्य इटली जनमत संग्रह से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काबूर की आलोचना किस चीज़ के लिए की जाती है, कि उसने नीस और सेवाएं नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब कि इटली का जो 2 प्रांत था उसको फ्रांस को दे देने के लिए इस पे आरोप लगता है, ठीक है। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में नहीं था। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि उस समय इटली का एकीकरण नहीं हुआ था और पूरा इटली एक राष्ट्र नहीं था। तो यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि यदि 2 प्रांत खो भी दिया जाए और पूरे इटली का एकीकरण हो जाए तो ये बहुत बड़ा क्या था, उपलब्धि होने वाला था, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूर की दृष्टि में संभव नहीं था। यानी कि फ्रांस के मदद के बिना पूरे इटली का एकीकरण संभव ही नहीं था। यही है काउंट काबूर जिन्होंने इतना दिमाग लगाया और इटली के एकीकरण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है, मैंने बता ही दिया,
कि आपका डेट क्या है, 1853 और 54 में क्रीमिया का युद्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस लड़ जाते हैं। और इसमें जो है काउंट कावूर अपना दिमाग का यूज़ करता है और बिना बुलाए ही चला जाता है और फ्रांस का मदद कर देता है। और जब पेरिस में शांति सम्मेलन होता है तो वो कावूर जो है उसको भी बुलाया जाता है और उसने पूरा यूरोप वासियों का ध्यान जो है ऑस्ट्रिया और यूरोप की तरफ कर देता है कि, और कहता है क्या कि जो है ऑस्ट्रिया जो है हमारे इटली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। अब इसके बाद क्या क्या करता है कावूर, जो कि पिडमाउंट से था, ठीक है ना, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए एक योजना बनाता है। फ्रांस को कहता है कि जब मैं इस पे आक्रमण करूं तो मुझे क्या करना, तुम सैन्य सहायता प्रोवाइड कराना और बदले में मैं तुम्हें नीस और सेवाएं दे दूंगा, ठीक है। तो ये फ्रांस भी रेडी हो जाता है। तो इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये जो है इटली के 2 जगहों को दे करके इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए तभी क्या हो जाता है। इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। अभी ये प्लान बना ही रहा था, तभी क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के बीच में और पिडमाउंट के बीच में, यानी कि कावूर के बीच में सीमा से संबंधित विवाद आ जाता है, ठीक है। युद्ध में जो है इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। अब इटली यानी कि काउंट कावूर के समर्थन में फ्रांस ने अपना सेना उतार दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया का जो सेना है बुरी तरह से पराजित हो जाती है और ऑस्ट्रिया का एक बड़ा राज्य क्या था, लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का जो है कब्जा हो गया, यानी कि इटली का कब्जा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है माइंड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन काउंट कावूर, यानी कि इटली के एकीकरण का दिमाग किसे कहा जाता है, तो काउंट कावूर को कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का। चलिए आगे देखते हैं। अब ना फ्रांस जो है पूरा रेडी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, राष्ट्रवादी जनवादी आंदोलन उभर जाएंगे, तब क्या होता है। तो वो फ्रांस चाहता है कि जल्दी से इनका लड़ाई ख़त्म हो और हम अपनी सेना को बुलाएं, और वो अपनी सेना को बुलाने लगता है। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया दोनों ही ऑस्ट्रिया जो है उसके कब्जे में था, ठीक है। और फिर क्या होता है कि लोम्बार्डी पे इटली का आधिपत्य हो जाता है और जैसे ही वेनेशिया पे जो है इटली विजय प्राप्त करता है, वैसे ही नेपोलियन अपना सेना बुला लेता है। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन 3 ने ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच में जो है मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी और पिडमाउंट का जो अधिकार है और वेनेशिया पर लोम्बार्डी पर पिडमाउंट, यानी कि लोम्बार्डी पे इटली का अधिकार हो गया और वेनेशिया पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अतः अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली जो है सामने आया। तो जो 2 जगह थे लोम्बार्डी और वेनेशिया, वे दोनों ही इटली जीत लेता है, लेकिन फाइनली फ्रांस के नेतृत्व में इन दोनों के बीच में संधि होता है और वेनेशिया चला जाता है ऑस्ट्रिया को और लोम्बार्डी रह जाता है आपका इटली के पास, ठीक है। परंतु कावूर का ध्यान मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अभी भी कावूर जो है माना नहीं, वो चाह रहा था पूरी इटली का एकीकरण किया जाए। अतः उसने नेपोलियन को जो है सिवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध करने का आश्वासन ले लिया, विरोध नहीं करने का, ठीक है। तो एक बार फिर वो जो है कावूर योजना बनाने लगता है कि अब मध्य और उत्तरी इटली का जो है एकीकरण करना है। इसके लिए क्या करता है, जो फ्रांस का नेपोलियन था ना, उससे सेवाय प्रदेश दे देगा, बोला कि मैं तुम्हें सेवाय प्रदेश दे दूंगा, ठीक है। और ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट यानी कि फिर से लड़ाई, ऑस्ट्रिया और इटली यानी कि पिडमाउंट के बीच में युद्ध में जो है फ्रांस अब निष्क्रिय रहेगा और इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया, ठीक है। और इटली के जितने भी राज्य थे वो उनका जो है पिडमाउंट में विलय होगा तो फ्रांस कुछ नहीं बोलेगा, इसका आश्वासन किसने ले लिया, कावूर ने ले लिया। अब 1860-61 में कावूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें जैसे कि पार्मा, मेडोना, टस्कनी, फबरा, बेलाजोना आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे भी पुष्ट कर लिया। तो 1860 से 61 में कावूर ने क्या किया,
एक रोम को छोड़ करके उत्तर और मध्य इटली की सभी रियासतों को जनमत संग्रह करके मिला लिया। ठीक है। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। ऑस्ट्रिया जो है वो फ्रांस और मतलब इटली यानी कि जो पिडमाउंट था, पिडमाउंट का इलाका जो था, काउंट काबूर के नेतृत्व में उत्तरी और मध्य इटली जो है पिडमाउंट में मिल गए। तो उसमें फ्रांस और इंग्लैंड सपोर्ट कर रहे थे काबूर को। अब इसकी वजह से ऑस्ट्रिया कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो है जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। तो दूसरा तरफ जो है ऑस्ट्रिया जर्मनी की एकीकरण वहाँ पे हो रहा था, तो इससे भी उसको दिक्कत ही हो रहा था, उधर से भी आक्रमण वगैरह हो रहे थे। ठीक है। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय जो है रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक मान लिया। तो फाइनली क्या होता है, एक ऐसे मैं रफ ड्रॉ कर ले रही हूँ। ठीक है। उत्तरी और मध्य ये दोनों जो इलाके थे ये काउंट काबूर ने जो है एकीकृत कर दिया। ठीक है। पिडमाउंट में आकर के ये लोग मिल गए। अब बच गया दक्षिणी इटली और कुछ मध्य के भाग। ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे क्योंकि लंबा हो जा रहा है काफ़ी वीडियो। अब नेक्स्ट आता है आपका गैरीबाल्डी, उसने किया है दक्षिणी इटली का एकीकरण। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।